हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की परमार डायनेस्टी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने मानसा तक की सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे उनसे आगे के राजाओं के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मानसा के बाद जो किंग रूल करने आते हैं उनका नाम है शामशाह। उनका नाम क्या है? शामशाह। उनका नाम है शाम शाह। और जो इनका टाइम रिंग पीरियड है वो है 1611 से लेकर 1630 तक। ठीक, ये रूल करते हैं। और ये सन है किसके? मानसा के। ठीक, ये किसके सन है? मानसा के ये सन है। ठीक, सन ऑफ मानसा। अब क्या होता है देखिए। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शाम शाह के बारे में हमको जानकारी जो मिलती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है, यानी कि हमारे पास इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, किन किन सोर्सों से हमें पता चलता है कि श्याम शाह ने गढ़वाल पे राज करा था। तो जो पहला हमको इनका मिलता है, जिनमें इनका उल्लेख मिलता है, वो है जहांगीरनामा। जहांगीरनामा में जहांगीरनामा में इनका हमको क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। किसका? श्याम शाह का वर्णन हमको देखने को मिलता है। और उस वर्णन में क्या है? उस वर्णन में इनकी मीटिंग का, किसकी मीटिंग का? कि जो जहांगीर है और कौन? आपके श्याम शाह है, ये वहाँ पे इन्होंने क्या की थी? मीटिंग करी थी। और कहाँ करी थी मीटिंग? ये मीटिंग इन्होंने करी थी आगरा में। और आगरा में कब करी थी? ये करी थी 15 मार्च 1621 को इनकी ये मीटिंग हुई थी। और इस जो मीटिंग का जिक्र है वो हमको कहाँ मिलता है? जहांगीरनामा में देखने को मिलता है। जहांगीरनामा जो कि ऑटोबायोग्राफी है किसकी? जहांगीर की, जो मुग़ल हमारा क्या था? शासक था दिल्ली में। उसके बाद जो दूसरा सोर्स है हमारे पास, वो है एक बुक है जिसका नाम है वास्तु शिरोमणि। क्या? वास्तु शिरोमणि, जिसका नाम क्या है? वास्तु शिरोमणि। और इस बुक के जो राइटर हैं उनका नाम है शंकर गुरु। अब ये शंकर गुरु कौन थे? ये जो शंकर गुरु हैं ये एक्चुअल में भी गुरु थे किसके? श्याम शाह के। यानी कि श्याम शाह इनको क्या मानते थे? गुरु मानते थे। ठीक, श्याम शाह इनको क्या मानते थे? गुरु मानते थे। अभी तक हमने दो गुरुओं के बारे में पढ़ लिया है। एक तो श्याम शंकर गुरु जो किसके गुरु हैं? श्याम शाह के। एक हम अजयपाल के गुरु के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। उनका नाम था क्या? सत्यनाथ जोगी। यानी कि सत्यनाथ जोगी, यानी कि जो अजयपाल के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? सत्यनाथ जोगी था। ये हम पहले पढ़ के हैं, जस्ट सॉर्ट ऑफ रिवीजन है। लेकिन अभी हम किस पे फोकस करेंगे? वास्तु शिरोमणि पे। ठीक है, अब वास्तु शिरोमणि जो बुक है वो डील करती है आपके आर्किटेक्चर से। किससे? आर्किटेक्चर से क्या करती है? डील करती है। यानी कि इसमें क्या है? पवार वंश से, पवार डायनेस्टी से रिलेटेड क्या है? पवार डायनेस्टी से रिलेटेड जो भी आर्किटेक्चर था उस समय पे, उसका क्या है? इसमें वर्णन मिलता है। और इसी वर्णन में ये कहा गया है कि जो केशवराय मठ है गढ़वाल में, केशवराय मठ है, केशवराय मठ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, केशवराय मठ जो है वो 1625 में बना था। वो भी किसके रीन पे बना था? श्याम शाह के रीन में बना था। किसके रीन में बना था? श्याम शाह के रीन में ये बना था। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि जो रीन है वो तो श्याम शाह का है, लेकिन ये बनवाया जो था केशवराय मठ या केशव मठ इसको बोलते हैं, केशवराय या केशव मठ इसको बोलते हैं। ये जो बनाया था, जो रीन किसका चल रहा है? श्याम शाह का बनाया। लेकिन किसने बनाया था? ये बनाया था महीपति शाह ने। महीपति शाह ने, इनके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। ये कौन है? महीपति शाह अंकल हैं किसके? यानी कि चाचा हैं किसके? श्याम शाह के चाचा। अभी हम फैमिली ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम समझ जाएंगे कि कैसे चाचा हैं। हम किस पे फोकस करेंगे? श्याम शाह पे करेंगे। तो हम दो सोर्स पढ़ चुके हैं, एक तो जहांगीरनामा, दूसरी है वास्तु शिरोमणि। अब जो तीसरा सोर्स हमें देखने को मिलता है वो एक प्रीस्ट थे। क्या थे? प्रीस्ट थे। और ये जो प्रीस्ट हैं
वो पहली बार गढ़वाल आए थे, फर्स्ट टाइम कहाँ आए थे, गढ़वाल भ्रमण पे आए थे। और वो उस समय पे गढ़वाल कौन का राजा कौन था, वो था श्याम शाह। अब जो हम पीछे विलियम फिंच पढ़ के आए हैं, जो कि पहले भी आ चुके हैं आपके मानशाह के दरबार में, वो ट्रेडर थे। लेकिन जो फर्स्ट प्रीस्ट हैं वो किसके रीन में आए, वो आए श्याम शाह की रीन में। और इन प्रीस्ट का नाम क्या है, इन प्रीस्ट का नाम है एंटोनियो डी एंड्राडे। एंटोनियो डी एंड्राडे, ये इनका नाम था, ठीक है। ये कहाँ आए थे, किसके रीन पे आए थे, श्याम शाह के रीन पे कहाँ आए थे, गढ़वाल भ्रमण करने पे आए थे, ठीक। ये कहाँ आए थे, गढ़वाल भ्रमण करने पे आए थे। यानी कि जब ये गढ़वाल भ्रमण करने आए तो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट लिखा होगा, जितने भी इन्होंने पूरी दुनिया में ट्रैवल करा, और जब ये गढ़वाल पहुँचे तो ये अपने जो भी इनके डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे लिखते हैं कि 1924 पे जब ये गढ़वाल आए तो वहाँ जो रीन चल रहा था वो किसका चल रहा था, श्याम शाह का क्या चल रहा था, रीन चल रहा था। ये हमें कौन कहाँ देखने को मिलता है, एक प्रीस्ट हैं एंटोनियो डी एंड्राडे, जो कि कहाँ आए थे, गढ़वाल आए थे। उनके जितने भी वर्क हैं, उनके उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट अपने बनाए थे, जितना भी उन्होंने ट्रैवल किया था, तो उसमें किसका हमको जिक्र देखने को मिलता है, श्याम शाह का जिक्र देखने को मिलता है। अब इन्हीं प्रीस्ट के साथ एक मिशनरी भी आए थे। क्रिश्चियनिटी में हायरार्की होती है, प्रीस्ट, मिशनरी, और हाईएस्ट जो पोस्ट होती है वो पोप होती है। तो प्रीस्ट अपर रैंक होती है ये मान लीजिए, और जो मिशनरी है उससे एक लोअर, या मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन प्रीस्ट से नीचे मिशनरीज होती है जिनका वर्क होता है कि अपने धर्म का प्रचार और प्रसार उनको करना है। तो इनके साथ एक मिशनरी भी आए थे और उस मिशनरी का नाम था मार्क्यूकस। मार्क्यूकस नाम था उसका, क्या नाम था, मार्क्यूकस नाम था। ये मार्क्यूकस इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1626 में इन्होंने तिब्बत में, कहाँ, तिब्बत में, ये ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ, तिब्बत में इन्होंने फर्स्ट चर्च बनाया था। फर्स्ट चर्च की स्थापना तिब्बत में 1626 में किसने करी थी, मार्क्यूकस ने करी थी, जो कि एंड्राडे के साथ आया था, कहाँ, गढ़वाल, ठीक। ये मिलते हैं हमको कुछ फॉरेन रिकॉर्ड जहाँ हमको श्याम शाह का वर्णन देखने को मिलता है। अब हमारा लास्ट जो सोर्स है जो हमको देखने को मिलता है कि श्याम शाह ने कैसे कैसे अपना वो करा, एक लास्ट जो उनका सोर्स हमको देखने को मिलता है वो है सिलसारी का ताम्र अभिलेख। किसका, सिलसारी का ताम्र अभिलेख, ठीक। ये हमको देखने को मिलता है, और इस अभिलेख में हमको क्या देखने को मिलता है कि भूमिदान का अभिलेख है। ये भूमिदान का अभिलेख, मतलब इसमें श्याम शाह ने किसी को एज अ गिफ्ट या किसी के काम से खुश होकर क्या करा होगा, कुछ लैंड को क्या किया होगा, गिफ्ट कर दिया होगा। और वो दान किसको किया था, उनका नाम है शिवदत्त। उनका नाम क्या है, शिवनाथ जोगी। उनका नाम क्या है, शिवनाथ जोगी। तो सिलसारी का जो ताम्र अभिलेख है उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि वो एक भूमिदान अभिलेख है। अब भूमिदान अभिलेख क्या होता है कि राजा किसी के काम से खुश होकर उसको क्या करता है, एज अ गिफ्ट कुछ भूमि क्या करता है, दान कर देता है। तो श्याम शाह ने ताम्रपत्र में यही नोट लिख के दिया था, क्या कहते हैं कि मैं इतनी ज़मीन किसके नाम करता हूँ, शिवनाथ जोगी को क्या करता हूँ, एज अ गिफ्ट देता हूँ। ये इस तरीके का उनका क्या था, आपका हमको ताम्रपत्र देखने को मिलता है। अब हमने देख लिया कि किस प्रकार से हमको सोर्सेज देखने को मिलता है श्याम शाह के। अब हम उनका देखते हैं कि उनके जो एक्सपीडिशन थे, कि क्या क्या एक्सपीडिशन उन्होंने करे थे, यानी कि उनको कैसे उन्होंने अपने गढ़वाल राज्य को एक सेंट्रलाइज्ड पावर बनाए रखा, उस पर उनका वर्क हम देखेंगे। अब थोड़ा ये जानने से पहले हम उत्तराखंड की उस समय जो मानसा के समय का जो उत्तराखंड था उसके बारे में थोड़ा सा हम मैप के जरिए क्या कर लेते हैं, समझ ले, सॉरी समय बना दिया मैंने, आई एम सो सॉरी। ये उत्तराखंड का मैप हमें इस प्रकार का देखने को मिलता है, ठीक। ये रफ मैप है, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दिए, बस समझने का काम हमारा है, हम समझने का काम करेंगे, ठीक है। तो मान शाह ने क्या किया था, जो ये दापा क्षेत्र था,
दापा क्षेत्र था, इसका राजा कौन था? काकुआ मोर। कौन था? काकुआ मोर इसका राजा था। इसको क्या कर लिया था उसने? अनेक्स कर दिया था। किसने? मानशाह ने। ठीक है। अब जब मानशाह की क्या हुई? मृत्यु हो गई, ये क्या हो गए? मर गए। तो क्या हुआ? श्रीनगर पे कौन राजा बना? शामशाह राजा बना। अब जब भी ऐसे सक्सेसर चेंज होते हैं, जब भी पावर ट्रांसफ़र होती है, तो बीच में एक वॉइड क्रिएट होता है। अब वो वॉइड क्रिएट होने का मतलब ये है, जैसे ये मानशाह की डेथ हुई तो कुछ समय मिला होगा काकुआ मोर को, या उससे पहले से भी वो इस प्लानिंग के साथ होगा कि किसी तरीके से इस दापा क्षेत्र में पवार राज का थोड़ा सा भी पावर कम हो जाए तो वो अपना क्या करे? डोमिनेशन उस पर क्या कर ले? स्थापित कर दे। तो इस वजह से जिस समय पावर ट्रांसफ़र होती है तो एक शॉर्ट ऑफ पीरियड होता है जहाँ पे क्या होता है? एक वर्ड क्रिएट हो जाता है कि जो नया राजा बनता है, जब तक वो चीज़ें समझता है कि उसके बॉर्डर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे कैसे उसको संभालना है, तो इतने टाइम पीरियड में उसके जो एनिमीज़ होते हैं उनको ये टाइम मिल जाता है कि भाई हम अभी तैयार हैं, हम अभी एनेक्स कर सकते हैं। तो यही चीज़ करी थी काकुआ मोर ने। अब श्रीनगर पे आ गए हैं आपके शामशाह, तो शामशाह बेचारे अभी समझ रहे हैं कि उसको कैसे कैसे बॉर्डर अपने संभालने हैं, कैसे कैसे अपने स्टेट को सेंट्रलाइज रखना है। और इसी पे क्या कर देता है काकुआ मोर? दापा क्षेत्र पे फिर से क्या कर देता है? अपनी आर्मी के साथ दोबारा से इसको अपने अंडर ले लेता, और ये हिस्सा गढ़वाल के हाथ से क्या चले जाता है? यहाँ से चला जाता है। अब ये शामशाह को बिल्कुल पसंद नहीं आया। शामशाह ने अपने पिता द्वारा जो ज़मीन जीती गई थी उसको वापस लेने के लिए फिर से क्या करता है? यहाँ इन्वेड कर देता है। यहाँ क्या कर देता है? इन्वेड कर देता है। और जो ये काकुआ मोर था ये फिर से क्या हो जाता है? हार जाता है। डिफीट इसको मिल जाती है। किसको? काकुआ मोर को। काकुआ मोर क्या हो जाता है? हार जाता है। तो अब एक बार मानसा ने हरा दिया। उससे पहले सर्वप्रथम तिब्बत पे आक्रमण करने वाला राजा कौन था? विजय शाह था। विजय पाल कह लीजिए आप, उस समय तक शाह की उपाधि नहीं ली थी, बलभद्र शाह ने शाह की उपाधि ली थी। तो विजय पाल जो था उसने सबसे पहले वो बेचारा भी हारा था, लेकिन सबसे पहले जो आक्रमण करी थी वो किसने करा था? विजय पाल ने करा था। उसके बाद आपके मानशाह ने उसको क्या कर लिया था? अपने अंडर कर लिया था। तो लेकिन जब पावर ट्रांसफ़र हुई किस कहाँ से कहाँ? मानसा से शामशाह पे, तो दापा वाले इलाके में काकुआ मोर को या उसका जो भी राजा था उसको मौका मिला, उसने फिर से अपने एरिया को क्या कर लिया? डोमिनेट कर लिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन ये बात शामशाह को अच्छी नहीं लगी। उसने दोबारा वहाँ इन्वेट किया और काकुआ मोर को हरा दिया, यानी कि जो दापा वाला क्षेत्र है उसको क्या कर दिया? हरा दिया। अब मानशाह जो ट्रीटी करके आया था उस पर क्या इंपॉर्टेंट था वो हम पढ़ के आए हैं। जो मानशाह ने ट्रीटी कर रखी थी, किसने? जो मानशाह ने ट्रीटी करी थी उसमें तो हमें पता है, एक तो क्या था? शबाश शेर स्वर्ण देना था पर ईयर, ठीक। और दूसरा क्या था? चौसिंगा खाड़ू, ये हम पढ़ के आए हैं पीछे। चौसिंगा खाड़ू उनको देना था, ठीक। अब इस पे ये दो तो कौन करके आया था? मानशाह पहले से तय करके आया था, ये तो रही, ठीक है। ये तो अब जब शामशाह ने हरा दिया ये दोनों चीज़ों तो देंगे क्योंकि उसके पापा की लेगेसी है, लेकिन इसमें शामशाह ने एक चीज़ और ऐड कर दी, और वो तीसरी थी चांवरी गाय। क्या थी? चांवरी गाय। चांवरी गाय क्या होती है? चांवरी गाय कुछ नहीं होती, एक प्रकार की ब्रीड है किसकी? गाय की। उस समय पे होती थी, जैसे आजकल जर्सी गाय होती है उसी समय पे चांवरी गाय हुआ करती थी तिब्बत पे। तो ये गाय अब उनको एनुअली क्या करनी थी? देनी थी किसको? शामशाह को। और ये किसने ऐड किया? शामशाह ने ऐड किया। और शामशाह ने जैसी ये ट्रीटी करी तो वो वापस आ गया कहाँ? दोबारा से श्रीनगर पे, ठीक। अब फिर से दापा वाला क्षेत्र किसके अंडर आ गया? गढ़वाल के अंडर आ गया। और गढ़वाल का फिर से अगर मैप देखें तो पूरा दापा वाला क्षेत्र किसके अंदर आ गया? गढ़वाल के अंदर आ गया, ठीक। ये था उनका तिब्बत वाला एक्सपीडिशन, उन्होंने कैसे किया था। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है यहाँ पर फिर से अब देखेंगे हम पवार वर्सेस चंद फिर से एक बार। लेकिन यहाँ पे वर्सेस नहीं कहूँगा मैं, यहाँ पे हुई थी उनकी क्या? फ्रेंडशिप। क्या हुई थी? फ्रेंडशिप हुई थी, ठीक। यहाँ पे उनकी क्या हुई थी? फ्रेंडशिप हुई थी। अब देखिए एक बार फिर से हम उत्तराखंड का मैप अगर देखें तो इस तरीके का ये कुमाऊँ, ये आपका गढ़वाल, और गढ़वाल में पवार डायनेस्टी और यहाँ चंद डायनेस्टी। तो उस समय चंद पे जो था वो वहाँ पे अगर कंटेम्प्रेरी हम देखें तो त्रिमल चंद क्या कर रहा था? रूल कर रहा था। कौन रूल कर रहा था? त्रिमल चंद वहाँ पे रूल कर रहा था। लेकिन चंदों में उस समय क्या चल रहा था? इंटरनल सिविल वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था? सिविल वॉर चल रहा था। यानी कि वो लोग आपस में ही लड़ रहे थे, किसके लिए? राजगद्दी के लिए क्या कर रहे थे? आपस में ही लड़ रहे थे, ठीक।
तो क्या हुआ, कुमाऊं में, और त्रिमल चंद किससे लड़ रहा था कुमाऊं में, अपने ही भाई से लड़ रहा था। त्रिमल चंद किससे लड़ रहा था उस समय, अपने ही भाई विजय चंद से वो लड़ाई कर रहा था, ठीक है। और जो विजय चंद था ना, उसको सपोर्ट था किसका, जो उसकी प्रिवी काउंसिल थी, चंद राजाओं की जो प्रिवी काउंसिल मतलब जो उसके मंत्रिमंडल था पूरा, उसका सपोर्ट किसको था, विजय चंद को था। अब तो विजय चंद के पास अब एडवांटेज था कि वो त्रिमल चंद को मार के आराम से क्या बन सकता था, राजा बन सकता था। तो इसीलिए त्रिमल चंद ने हेल्प मांगी किससे, श्याम शाह से। किससे हेल्प मांगी, श्याम शाह से। श्याम शाह से हेल्प मांगी कि आप मेरी मदद कर दीजिए, किस चीज़ में मदद कर दीजिए, कि विजय चंद को हराने में, और क्या कहते हैं, कुमाऊं में अपना राज्य स्थापित करने के लिए त्रिमल चंद ने किससे हेल्प मांगी, आपकी श्याम शाह से। और श्याम शाह ने हेल्प करी किसकी, त्रिमल चंद की, और त्रिमल चंद को कहाँ का राजा बनाया, त्रिमल चंद को कहाँ का राजा बनाया, कुमाऊं का राजा बनाया उसने हेल्प करने के बाद, ठीक है। विजय चंद हार गया था युद्ध में, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ का राजा किसको बनाया था, कुमाऊं का राजा त्रिमल चंद को उसने बना दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कभी क्वेश्चन अगर आ जाता है कि कौन सा पवार शासक ऐसा था जिसने चंद शासक को शासक बनने में हेल्प करी थी, तो वो कौन था, श्याम शाह था, ठीक। तो ये था चंद और पवार का यहाँ पे एक फ्रेंडशिप हमको देखने को मिलती है, ठीक। उसके बाद जो आता है, अब क्या हुआ, अब इन्होंने काफ़ी कुछ हमने उनके बारे में देख लिया। अब इनकी मृत्यु के बारे में हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, इनकी डेथ कैसे हुई थी, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या था कि एक दिन अलकनंदा रिवर इनके रीन से बहती है, ठीक है, श्रीनगर से होते हुए अलकनंदा रिवर बहती है। अलकनंदा रिवर यहाँ से क्या होती है, बहती है। तो ये नदी बह रही है, तो एक दिन ये निकले नौका विहार पे, किस पे, नौका विहार पे, कौन, श्याम शाह, ठीक है। श्याम शाह नौका विहार में निकले, तो जो अलकनंदा रिवर है ना, वो बहुत तेज़ बहती है, मतलब इसका जो फ्लो है वो काफ़ी तेज़ फ्लो है। तो क्या हुआ, बोट पलट गई, और इनकी यहाँ डूबने से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। डूबने से क्या हो गई, मृत्यु हो गई इनकी, ठीक है, यहाँ ही मर गए। अब और ये बात है आपकी कहाँ की बात है, ये श्रीनगर में जो अलकनंदा रिवर है उसके बैंक की बात है, वहाँ उनकी क्या होगी, डूब के ये इनकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ, मृत्यु तो हो गई, लेकिन मृत्यु तो डूबने से भी काफ़ी बुरा हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग इसमें बात है, जब इनकी मृत्यु हो रही थी वहाँ एक ट्रैवलर आया होता, फॉरेनर, कौन आया था, फॉरेनर ट्रैवलर आया हुआ था, जिसका नाम है एजोविडो। क्या नाम है, एजोविडो नाम है, ठीक है। पूरा नाम इसका याद नहीं है, मैंने जिस बुक से पढ़ा है उसमें भी इसका नाम पूरा नाम नहीं था, सिर्फ यही नाम था। अगर आप में से किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अभी के लिए हम यही करेंगे कि कौन था, एक ट्रैवलर आया था फॉरेनर, जब वो डूबा था, कौन, श्याम शाह की जब मृत्यु हुई थी, तो उस समय पे एक फॉरेन ट्रैवलर आया था जिसका नाम था एजोविडो। एजोविडो ने जो डॉक्यूमेंट लिखा अपना, क्या, जो डॉक्यूमेंटेशन किया उसने अपने ट्रैवलिंग का, जो उसने डॉक्यूमेंट लिखा है, सॉरी, जो उसने डॉक्यूमेंट लिखा है उस पर ये उसने ये लिखा है कि जब श्याम शाह को जलाया, जब श्याम शाह को क्या किया, उसका अंतिम संस्कार हो रहा था, अंतिम संस्कार हो रहा था, तो श्याम शाह के साथ जो उसकी 60 रानियाँ थी, कितनी रानियाँ, 60 रानियाँ, 60 वाइफ थी श्याम शाह की, वो भी क्या हो गई थी, सती हो गई थी एक साथ, ठीक। तो एजोविडा अपने डॉक्यूमेंटेशन में ये बताते हैं कि जब श्याम शाह का क्रिमिनेशन हो रहा था, तो उसके साथ उनकी जो 60 रानियाँ थी वो भी एक साथ क्या हुई थी, सती हुई थी। तो इनके डॉक्यूमेंट से हमको ये देखने को पता चलता है कि जो पवार वंश था उस पर सती प्रथा प्रचलित थी, ठीक। तो 60 रानियाँ थी। अब इन्होंने 60 शादियाँ क्यों करी, इसकी अब हम बात करते हैं, ठीक है। अब 60 रानियाँ क्यों थी, अभी आप जब हम शुरुआत में पढ़ रहे थे तो मैंने फैमिली ट्री की बात करी थी, अब हम उसी फैमिली ट्री की यहाँ पे बात करेंगे। हम राजा पढ़ के आए, कौन, बलभद्र शाह पढ़ के आए, ठीक। पहले राजा था जिन्होंने शाह की उपाधि ली थी। बलभद्र शाह के हुए 2 पुत्र, कितने पुत्र,
मानशाह और महिपति शाह। ठीक, मानशाह और महिपति शाह क्या हुए, दो पुत्र हुए, किसके, आपके बलभद्र शाह के। अब ओल्डर होने के कारण इनको क्या बना दिया गया, मानशाह को किंग बना दिया गया। ठीक, और इनको किंग, ये क्या बन के रह गए, प्रिंस बन के रह गए, क्योंकि ये क्या थे, यंगर थे। और हम पहले से देख के आए, बड़ा बेटा ही हमेशा क्या बनता है, राजा बनता है। तो और मानशाह के जो बेटे थे वो थे कौन, श्याम शाह। कौन थे, श्याम शाह थे। लेकिन श्याम शाह को क्या हुआ, पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, मतलब उनकी कोई संतान ही नहीं हुई, उनकी कोई संतान ही नहीं हुई। इसलिए उन्होंने क्या करी थी, 60 शादियाँ करी, मतलब उन्होंने क्या रखी थी, अपनी 60 रानियाँ रखी थी, लेकिन तब भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। तो अब कोई सक्सेसर नहीं है, क्या है, कोई भी सक्सेसर हमारे पास नहीं है। तो इस वजह से जो अगले शासक हमको देखने को मिलते हैं वो हैं श्याम शाह के अंकल, यानी कि इसके चाचा, कौन, महिपति शाह। अब जो हम अगले राजा पढ़ेंगे उनका नाम क्या है, महिपति शाह। तो देर न करते हुए हम क्या करते हैं, महिपति शाह के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, तो अगले राजा अब हमारे कौन हैं, महिपति शाह। और इनका जो टाइम पीरियड है, अब देखिए इनके साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई। एक तो बड़े लेट राजा बने, सबसे ओल्डेस्ट किंग मानते हैं महिपति शाह को पवार डायनेस्टी का, मतलब कि सबसे ज़्यादा एज में जो बने वो कौन बने महिपति शाह राजा बने। और 1631 में रज्जी पे बैठते हैं, और 1634 में इनकी, या 35 में, मतलब इस पर थोड़ा सा डिबेटेबल है, 1634 और 1635 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सिर्फ 3 से 4 साल इन्होंने क्या करा था, अपना शासन इन्होंने चलाया था। ठीक है, अब देखिए, अब जो महिपति शाह है ना, ये थोड़े से अजीब से राजा है, आप इनको कह लीजिए, मतलब थोड़े से कैसे राजा इनको मान लेंगे हम, एरोगेंट। अब एरोगेंट क्यों कह रहे हैं इनको, अभी हम आगे देखेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इनको क्यों आखिर एरोगेंट कहा गया है। ठीक है, तो इसी वजह से इनके ना कुछ नाम लिखे गए हैं, कुछ नाम है, यानी कि कुछ इनके क्या है, निक नेम्स है। हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि निक नेम्स काफ़ी राजाओं के रखे हैं पवार डायनेस्टी में। तो एक तो इनका जो निक नेम है वो है गर्वभंजन। क्या, गर्वभंजन एक इनका नाम है। दूसरा नाम इनका है महाभुजदंड प्रचंड। महाभुजदंड प्रचंड। और ये किसने बोला है इनको, ये मौला राम जी ने बोला है इनको। ठीक, मौला राम जी ने इनको क्या बोला है, महाभुजदंड प्रचंड बोला है। और तीसरा जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, एरोगेंट, हिंदी में उसको इनको बोला जाता है अक्खड़ राजा। कौन सा राजा, अक्खड़ राजा। और ये सारे ना, ये जो अक्खड़ राजा नाम है, ये मुग़लों ने इनको नाम दिया। ठीक है, किसने नाम दिया इसको, मुग़लों ने ये नाम दिया। अब क्यों दिया इसके बारे में हम भी बात करेंगे। अब जो महिपति शाह जो राजा है ना, इनकी रीन, इनके सबसे, इनके लिए जो प्लस पॉइंट है इनके रीन में, कि इनको जो सेनापति मिले ना, वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सेनापति इनको मिले। ठीक है, इनके सेना में थे 4 सेनापति इनके। ठीक है, तो उन 4 सेनापति का नाम कुछ इस प्रकार है। पहले हैं रिखोला लोधी, सॉरी पहले कौन है, रिखोला लोधी। ठीक, दूसरे हैं माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी। तीसरे हैं आपके बर्थवाल बंधु, बर्थवाल बंधु। अब बंधु हैं तो ये 2 होंगे। ठीक, 2 भाई थे, भीम सिंह बर्थवाल, भीम सिंह बर्थवाल, और दूसरे थे जय सिंह बर्थवाल। ठीक, क्या, जय सिंह बर्थवाल। और चौथे जो सेनापति थे वो थे बनवारी दास। क्या थे, बनवारी दास। ठीक अब बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात होती है। ठीक, अब जो हम महिपति शाह के बारे में पढ़ेंगे ना, कि इन्होंने अपने रीन में कैसे कैसे, इनके रीन में अक्सर लड़ाइयाँ बहुत हुई, मतलब इनके एक्सपीडिशन जो थे वो बहुत हुए। तो अब जो हम
महिपति शाह के बारे में पढ़ेंगे ना, महिपति शाह के बारे में हम पढ़ेंगे इन 4 जो इनके सेनापति थे उनके अकॉर्डिंग, कि रिखोला लोधी ने क्या क्या किया, माधो सिंह भंडारी ने क्या क्या किया, और जो बर्थवाल बंधु हैं उन्होंने क्या क्या किया, और बनवारी दास के टाइम में क्या क्या हुआ। मतलब इनके अकॉर्डिंग इनके जो जो वर्क होंगे वो किसके अंडर हुए, वो महिपति शाह के अंडर हुए। वो जितने भी एक्सपीडिशन हुए इन्होंने लेड करे, लेकिन नाम किसका आया, महिपति शाह ने किया। नो डाउट कि महिपति शाह बहुत एफिशिएंट राजा थे, उन्होंने काफ़ी कुछ किया और काफ़ी अच्छे अच्छे उन्होंने एक्शन लिए। थोड़े से एरोगेंट भी थे, उसी के कारण उनकी मृत्यु भी होती है। किस प्रकार से उनकी मृत्यु होती है वो भी अभी हम देखेंगे। लेकिन मेन जो इनके पास सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट था, ये 4 कमांडर, इनके जो आर्मी कमांडर थे 4 के 4, ये बेस्ट, वर्ल्ड के बेस्ट कमांडर इनके पास थे, इसलिए ये इतना कुछ कर पाए थे। अब देखते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या हुआ। ये पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें पैरेलल चल रही होंगी, तो आपको जोड़ना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा लूँ, लेकिन आपको भी थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्योंकि चारों ने के जो एक्सपीडिशन है वो पैरेलल चलते हैं। कोई ऊपर तिब्बत से लड़ रहा है, कोई वेस्ट में लड़ रहा है, कोई साउथ में लड़ रहा है। तो इस तरीके से हमको देखना पड़ेगा कि कौन कहाँ से आया और किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब हम देख के आ चुके हैं श्याम शाह ने ऊपर सिरमौर जो दापा वाला इलाका था वो तो अपना क्या कर लिया, पूरा कैप्चर करके वहाँ क्या कर दिया था, अपना आधिपत्य जमा लिया था। लेकिन अब जैसे ही अब देखिए एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड है, ठीक, ये फिर से वही कुमाऊँ और गढ़वाल। कुमाऊँ से अभी हमें कुछ नहीं लेना, हम सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, गढ़वाल पे फोकस करेंगे। और ये वाला इलाका कौन सा, दापा क्षेत्र। और इसमें अब एक क्षेत्र और आप जोड़ दीजिए आपके वेस्ट की तरफ, वो आ जाएगा आपका सिरमौर वाला इलाका। कौन सा, सिरमौर वाला इलाका। अभी सिरमौर कहाँ है, ये तो अभी प्रेजेंट तिब्बत आप बोल लीजिए इसको, और ये प्रेजेंट अभी हिमाचल प्रदेश वाला सिरमौर अभी भी हिमाचल प्रदेश में। तो आप वेस्ट पे जो बाउंड्री टच होती है हिमाचल प्रदेश से, वो वाला इलाका आप सिरमौर को अभी मान लीजिए। और नीचे रोहिल्ला यानी कि मुगल्स वाला इलाका, और यहाँ है तो नेपाल है ही। ठीक, इसको तो अभी हम देखेंगे ही नहीं, नेपाल बाद में जब गोरखा पढ़ेंगे उस समय पे हम देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा सिरमौर और दापा वाला क्षेत्र। ठीक है, अब क्या हुआ, श्याम शाह की मृत्यु हो गई, सेंटर पे आ रहे हैं महिपति शाह। फिर से क्या होगा, एक वर्ड क्रिएट होगा। अब इस वर्ड पे जो दापा क्षेत्र का जो फिर से राजा होगा उसको क्या मिल गया, मौका मिल गया कि भाई अगेन क्या करेंगे, अपना डोमिनियन यहाँ पे स्थापित कर देंगे। तो फिर से वही हुआ, दापा वाला क्षेत्र अगेन किसके अंदर आ गया, जो वहाँ के लोकल्स थे, जो भी ट्राइब्स थी वहाँ, उनके अंडर आ गया। और ये यहाँ क्या करने लगे, लूट पाट करने लगे, गढ़वाल के नॉर्थ वाले रीजन पे लूट पाट वो करने लग गए। तो अब ये बात पता चली श्रीनगर पे किसको, महिपति शाह को। तो महिपति शाह को बड़ा गुस्सा आया कि यार अब हमने अपनी बाउंड्री एक्सटेंड कर रखी है और ये लोग फिर से यहाँ वो कर रहे हैं, फिर से इन्वेड करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो जो महिपति शाह हैं, कौन, जो महिपति शाह हैं वो अब गए एक्सपीडिशन पे, कहाँ, इन्वेड करने, एक्सपीडिशन पे या इन्वेड करने कहाँ गए, इस दापा वाले क्षेत्र में गए। कौन से क्षेत्र में गए, दापा वाले क्षेत्र में चले गए। अब यहाँ किस किस को ले गए, एक तो माधो सिंह भंडारी को ले गए, अपने साथ कमांडर बना गए। ठीक, माधो सिंह भंडारी को ले गए, और किसको ले गए, बर्थवाल बंधु को ले गए। किसको ले गए, बर्थवाल बंधु को ये लेके गए। ठीक, किसको लेके गए, बर्थवाल बंधु को लेके गए। अब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, युद्ध हुआ होगा। ठीक है, बड़ा सा बैटल हुआ, बहुत बड़ा बैटल हुआ। ठीक है, और इस बैटल पे क्या हुआ, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, दो तीन काम वहाँ पे हुए। अब हम सीधे माधो सिंह भंडारी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब युद्ध हुआ तो हमारी जो सेना है वो श्रीनगर पे आए। ठीक है, हमारी सेना कहाँ है, श्रीनगर से। तो श्रीनगर से ये लोग कहाँ जा रहे हैं, एक्सपीडिशन करने, आपका तिब्बत पे जा रहे हैं। तिब्बत पे जा रहे, तो तिब्बत क्या है, बहुत ठंडा इलाका है। क्या है वहाँ, बहुत ठंडा इलाका है। तो क्या हुआ, और श्रीनगर मॉडरेट इलाका है वहाँ, मतलब हमारी जो सेना थी उस समय उसको इतनी ट्रेनिंग नहीं हुई
कि वो ठंडे इलाके पे जाके क्या कर सके, लड़ सके। ठीक है, ठंडे इलाके पे जाके क्या कर सके, लड़ सके। लेकिन माधो सिंह भंडारी और बर्थवाल बंधु ने अपना वहाँ पे बहुत क्या दिखाया, पराक्रम दिखाया, और जो युद्ध था इसको क्या कर गए, जीत गए। क्या कर गए, जीत गए। ठीक है, आराम से जीत गए। लेकिन अब कोई ट्रीटी नहीं हुई। अभी तक हमने देखा ना, मान शाह भी ट्रीटी करके आए थे, श्याम शाह भी ट्रीटी करके आए थे, लेकिन महीपति शाह ने कहा भाई 2 बार हमने आपको चांस दिया कि आप हमारा क्या करें, फ्यूड्रिटी हमारे बन जाए और हमारे अकॉर्डिंग अपना राज चलाएं, तो वो माने नहीं। उन्होंने दोनों के दोनों बार क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो अब महीपति शाह को गुस्सा आ गया, कहे नहीं कि अब आपका कोई भी लीडर यहाँ लीड नहीं करेगा, मेरा ही कोई लीडर यहाँ क्या करेगा। तो महीपति शाह ने क्या किया, बर्थवाल बंधु को क्या करा, वहाँ का लीडर बना दिया। कहाँ का लीडर बना दिया, कहाँ का लीडर बना दिया, दापा क्षेत्र का क्या बना दिया, लीडर बना दिया। किसको, बर्थवाल बंधु को। और बर्थवाल बंधु में भी भीम सिंह को क्या बना दिया, लीडर बनाया। भीम सिंह को मतलब वहाँ का होलसोल पूरा इलाका दे दिया। और जो जय सिंह थे उनको एक ठाकुरी उनको दे दी, और कहा कि आप पूरा ये सिस्टम चलाइए। यानी कि दोनों बर्थवाल बंधु ने वहाँ क्या कर लिया, अपना लीडरशिप ले लिया। और महीपति शाह और माधो भंडारी कहाँ गए, वापस आपके श्रीनगर आ गए। अब इतनी कहानी हमको समझ में आ गई। ठीक, अब देखिए हमने कहा अब हम क्या पढ़ेंगे, माधो सिंह भंडारी जी के बारे में पढ़ेंगे। माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी जी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। अब देखिए माधो सिंह भंडारी का जो गांव है वो है मलेथा गांव। कहाँ है, मलेथा गांव है, ये पड़ता है टिहरी में। ठीक, कहाँ पड़ता है, टिहरी में पड़ता है। अब माधो सिंह भंडारी जी के बारे में पढ़ने से पहले इनके पापा के बारे में पढ़ना, यानी कि इनके जो फादर हैं, और उनका नाम है कालो मेहरा, कालो सिंह मेहरा, सॉरी कालो सिंह भंडारी, मेहरा का ये मेहरा, कालो वो जो 1857 की क्रांति के थे वो याद आ रहे हैं, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। कालो सिंह भंडारी, कालो सिंह भंडारी उनका क्या था, नाम था। अब कालो सिंह भंडारी के बाद जी के बारे में जानने के लिए हमको क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए सिचुएशन क्या है। ठीक है, अब कालो सिंह भंडारी माधो सिंह भंडारी जी के पापा हैं, यानी कि ये थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, पवार डायनेस्टी में पीछे जंप करना पड़ेगा। और कितने पीछे जंप करना पड़ेगा हमको, हमको पीछे जंप करना पड़ेगा मानशाह पे। ठीक है, यानी कि ये जो कालू सिंह भंडारी है किसके पैरेलल है, मान सिंह के मानशाह के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो अब देखिए मानशाह के दिन में तपोवन जो इलाका है वो बहुत फर्टाइल इलाका है, हरिद्वार के पास पड़ता है। वो क्या है, फर्टाइल इलाका है। और इस तपोवन के बारे में ये बोला जाता है कि यहाँ रात को बीज डालो, क्या क्या बोला जाता है, रात को बीज डालो तो सुबह क्या मिल जाती है, फसल तैयार मिल जाती है। सुबह फसल तैयार हमको मिल जाती है। ये उस समय पे धातृत्व था इस बारे के बारे, मतलब कथाएं थी कि इतनी फर्टाइल लैंड है कि यहाँ पे आज आप बीज डाल दो तो कल तक क्या हो जाएगी, फसल आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि लैंड क्या है, बहुत फर्टाइल है, ये बोला था। ठीक है तो क्या हुआ, अब इतनी फर्टाइल लैंड थी तो क्या हुआ, अब देखिए 3 शक्तियाँ, उस समय की शक्तियाँ ही कहेंगे। यहाँ आप देखिए 3 शक्तियाँ, पहला उनमें से अकबर, कौन, अकबर। दूसरा उसमें रुद्रचंद, कौन चंद, रुद्रचंद। और तीसरे उसमें थे आपके मौलाचंद। ये मौलाचंद कौन है, तो चंद डायनेस्टी में पढ़ा ही नहीं। ये मौलाचंद है सिरमौर के राजा। ठीक, और रुद्रचंद है आपके कहाँ के, कुमाऊँ के राजा। और अकबर तो मुगल शासक यानी कि दिल्ली के हैं। अब इन तीनों की नज़र है कहाँ, तपोवन पे। तो ये तीनों क्या करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, किसके अगेंस्ट, मानसा के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, मानसा के अगेंस्ट। ये मानसा से कहते हैं, ये तीनों मिलके मानसा से कहते हैं कि यार ये तपोवन वाला इलाका जो है ना ये बहुत फर्टाइल है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है, अनाज अनाज होता है। तो इस पे सिर्फ तुम्हारा क्या नहीं होना चाहिए, आधिपत्य नहीं होना चाहिए। ये जो तपोवन क्षेत्र है ये 4 भागों में क्या होना चाहिए, आराम आराम से बंटना चाहिए। इनके 3 हो गए, चौथा क्या हो गया, मानसा हो गया। लेकिन मानसा को ये बिल्कुल राजी नहीं था, क्योंकि भाई वो उसके किंगडम में आता तो वो कैसे उसको बांट ले। तो इसको टैकल करने के लिए इन तीनों ने क्या कॉन्स्पायर किया, इन्होंने बोला
कि हम तीनों, जब मानसा ने मना कर दिया इनका कि ये बांटने वाला प्रपोजल मना कर दिया, तो इन तीनों को गुस्सा आ गया और इन्होंने क्या करा, एक रणनीति बनाई। इन्होंने कहा कि हम तीनों, यानी कि कौन, अकबर भी, रुद्रचंद्र भी और मौला चंद भी, अपनी अपनी जो बेस्ट हमारे क्या हैं सेना की टुकड़ियाँ हैं, मतलब जो बेस्ट सेना की छोटी सी टुकड़ी होती है ना, मतलब बहुत बड़ी एक आर्मी है, मान लो 1000 लोगों की आर्मी है, तो उसमें से 10 लोग ऐसे होते हैं जो बेस्ट होते हैं, तो उनको क्या करा, इन तीनों ने भेजना शुरू करा। अब 10 में एज ए एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें दो चार लोग होंगे, उनको क्या करा, भेजा। यानी कि अकबर ने भी अपने बेस्ट आदमी भेजे, रुद्रचंद ने भी अपने बेस्ट आदमी भेजे, और मौला चंद ने भी अपने क्या करे, बेस्ट आदमी भेजे। जाओ और जो तपोवन वाला इलाका है, इसमें जितना भी वो है, इसको जीत के आप लेके आओ, क्योंकि उस समय गढ़वाल का राजा उतने ज़्यादा उन्होंने वो नहीं कर रखा था, मतलब अजयपाल ने काफ़ी कर दिया था नाम अपना, लेकिन मानसा के तक आने तक थोड़ा सा था। तो और अकबर के होने की वजह से जो मौलाचंद थे, रुद्रचंद थे, उनको भी क्या था, मतलब एक सपोर्ट, अकबर का सपोर्ट मिल रहा है, तो उनको क्या हो गया, थोड़ा सा ईगो आ गया, या वो हो गया, क्या कहते हैं कि हम तो जीत ही जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, अपने बेस्ट आदमी भेज दिया और बोला कि जाओ एनेक्स करो किसको, तपोवन को। लेकिन मानसा अब डर गया। डर क्या गया, मतलब उनको ऐसा लगा कि मैं भी भेजूंगा। और मानसा के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन था क्या, कौन, कालू सिंह भंडारी जी, कालू सिंह भंडारी जी। अब सोचिए कि तीन राजा अपनी अपने बेस्ट आदमियों को भेज रहे हैं, यानी कि अपने बेस्ट आदमियों का ग्रुप भेज रहे हैं, और मानसा ने कहा कि सिर्फ कालू सिंह भंडारी को मानसा ने उस समय याद किया। और कालू सिंह भंडारी जी अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा उनको क्या था, लगाव था अपनी मातृभूमि से। तो मानसा ने कालू सिंह भंडारी जी से हेल्प मांगी और वो मान गए। और हमको अपनी दंत कथाओं में और जागर कथाओं में ये सुनने को मिलता है कि जो कालू सिंह भंडारी, जब इनसे युद्ध हुआ, इन बेस्ट सेनाओं जो उन्होंने भेजे थे अपने बेस्ट आदमी और कालू सिंह भंडारी का जब युद्ध हुआ, तो ये बोला जाता है कि कुछों को तो उन्होंने क्या कर दिया था, जैसे ही वो तपोवन की गलियों में, मतलब सड़कों पे रास्तों पे आए थे, उन्होंने गलियों में पटक पटक के उनको मार दिया था। और जो जिन्होंने जो और सेना आई थी, जो और लोग आए थे उनको लड़ने के लिए, जब उन्होंने कालू सिंह भंडारी जी को उनको मारते हुए देखा, तो वो इतने डर गए, वहाँ से भाग गए और नदी में डूब के उनको, डूब के क्या हो गए, वो मर गए, मतलब वहाँ से वो भाग गए उनकी वीरता को देख के। तो इसी से खुश होके, इसी से क्या खुश होके, मान शाह ने इनको एक उपाधि दी थी, सोण बाण की। किसकी, सोण बाण की क्या दी थी, उपाधि दी थी। यानी कि सोण बाण का मतलब होता है स्वर्णिम विजेता। यानी कि एक अकेले आदमी ने इतने सारे लोगों को मारा, और इतनी क्रूरता, इतनी ब्रुटैलिटी के साथ मारा कि उनके साथ जो लोग आए थे उनको देख के ही डर गए, और वो क्या हो गए, वहाँ से भाग गए। और इस तरीके से उन्होंने क्या बनाया था, तपोवन बनाया। तो इस लेवल के वीर के जो वीर पुरुष थे, उनके पुत्र थे कौन, माधो सिंह भंडारी। कौन थे, माधो सिंह भंडारी। अब माधो सिंह भंडारी जी के बारे में हम दो कहानियाँ यहाँ पे पढ़ेंगे। कितनी कहानियाँ पढ़ेंगे, दो कहानियाँ पढ़ेंगे। एक तो इनकी हम सैनिक, जो एक कमांडर थे सैनिक वाली, जो इनकी बात थी कि बहुत ही वीर सैनिक थे और बहुत ही ज़्यादा कमांडर थे, और इनकी वीरता की गाथाएं भी, इनकी मृत्यु कैसे होती है वो भी हम देखेंगे। और जो दूसरी कहानी हम देखेंगे, इनकी गूल इन्होंने बनाई थी एक अपने गांव मलेथा में। अब देखिए, पहले हम गूल वाली कहानी पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो उनका एक्सपीडिशन हुआ था, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ था देखिए, माधो सिंह भंडारी का जो गांव है वो है मलेथा, और ये मलेथा गांव पड़ता है आपका कहाँ, टिहरी में, ठीक है। और अब ये जो मलेथा गांव है, इसकी ज्योग्राफी बड़ी खतरनाक है। इसकी एक साइड से बहती है अलकनंदा रिवर, और इसके दूसरे साइड से बहती है आपकी चंद्रभागा रिवर। कौन सी रिवर, चंद्रभागा रिवर, ठीक है। और बुकों में भी इसका नाम दिया है, एक में चकाता दिया है, एक में डांगर दिया। आप कुछ भी आए तो आप लोग देख लेना, वैसे चंद्रभागा रिवर बहती है, ठीक है। तो क्या था, अब दोनों साइड से नदी होने के बावजूद भी इस मलेथा गांव में सिंचाई के लायक पानी नहीं था। जो खेती थी मलेथा गांव की, वो क्या थी, आपकी रेन वाटर पे क्या थी, डिपेंडेंट थी। तो एक बार हमें दंत कथाओं में सुनने को मिलता है कि क्या हुआ, दो कहानियाँ हमको देखने को मिलती है कि माधो सिंह भंडारी जी को सुरंग, मतलब
जो नहर थी वो बनाने की जो प्रेरणा मिली वो कहाँ से मिली। इसमें हमको कितनी कहानियाँ देखने को मिलती है, मतलब उनका जो मोटिवेशन था ये गूल बनाने का वो कहाँ से आया, इसको लेके हमको क्या देखती है, दो कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। अब इन दो कहानियों का अगर हम देखें मतलब किस टाइप की हैं, तो एक तो वाइफ से रिलेटेड कहानी है, दूसरा इनके दीवान की एक बात थी उसकी बात है। तो हम पहले फोकस करते हैं किस पे, दीवान वाली कहानी पे। क्या हुआ था कि जो आपके राजा थे महिपति शाह, उनके जो कोर्ट में दीवान साहब थे, वो हमेशा कोर्ट पे जो दरबार लगता था राजा का उस पर लेट से पहुंचते थे रोज के रोज। तो और जो हमारे माधो सिंह भंडारी थे वो ऑलवेज डिसिप्लिन्ड आर्मी मैन हैं, तो ऑलवेज डिसिप्लिन्ड, ऊपर से उतने एक्सपीडिशन करके आ चुके हैं, तिब्बत जिता के आ गए, तो वो डिसिप्लिन्ड है, वो आराम से आ जाते। तो दीवान साहब क्या थे, वो रोज़ लेट आते थे। तो एक दिन महिपति शाह जी को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कहा दीवान साहब आप रोज़ क्या कहते हैं लेट आ रहे हैं दरबार में, ये गलत बात है। आप देखिए आपसे दूर गांव माधो सिंह भंडारी जी का है, वो फिर भी टाइम पे आ जा रहे हैं, और आपका गांव तो उनसे एक गांव पहले पड़ता है, आप तब भी लेट आ रहे हैं, ऐसा क्यों। तो दीवान साहब ने अपने बचाव पे एक आर्गूमेंट दिया, और वो आर्गूमेंट ये था कि साहब मतलब महाराज हमारे गांव में जो फसल होती है वो अच्छा अनाज होता है, यानी कि गेहूँ होता है, चावल होता है, अच्छी अच्छी फसलें होती है, दालें होती है, जिनको पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है। और माधो सिंह भंडारी जी के गांव में क्या ही होता है, मोटा अनाज इनके वहाँ होता है, गहत होता है, मडवा होता है, जो आराम से जल्दी पक जाता है और खा के ये आ जाते हैं। तो ये जो उन्होंने कन्वर्जेशन राजा के सामने रखी, तो इससे तो कन्वेंस हो गए महिपति शाह जी, राजा कन्वेंस हो गया और दीवान साहब बच गए। लेकिन ये बात माधो सिंह भंडारी के दिल में बच गई कि यार इन्होंने मेरे गांव के बारे में ऐसा क्यों कहा कि मेरे गांव में अनाज नहीं होता। तो ये मोटिवेशन उनको फर्स्ट ये था कि अब वो अपने गांव जाएंगे और वहाँ गूल बनाएंगे। तो उन्होंने अपने गांव जाके फिर गूल बनाने का काम शुरू किया था। एक कहानी ये है। दूसरी कहानी ये है कि उनकी दो वाइफ्स थी, ऐसा बोला जाता है, दंत कथाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, दो वाइफ थी। तो एक जो वाइफ थी उनका नाम था उदीना। उदीना तो जो उदीना थी वो रहती थी मलेथा गांव में। ठीक है, वो कहाँ रहती थी, मलेथा गांव में। और जो फर्स्ट वाइफ थी वो रहती थी किसी दूसरे गांव में, उनका नाम और गांव हमको सुनने को नहीं मिलता है या पढ़ने को नहीं मिलता है। तो दूसरे गांव में रहती थी उनकी पहली वाइफ। तो और जो उनकी पहली वाइफ थी उनके गांव में बहुत अच्छा अनाज होता था। तो एक बार जब 2 3 4 महीने बाद अपनी फर्स्ट वाइफ से जब वो उदीना के घर जाते हैं, यानी मलेथा गांव में जाते हैं, तो उदीना जो थी उन्होंने बड़े कटाक्ष भरे शब्दों में कहा कि आप मेरी सौतन के यहाँ अच्छा अच्छा खाना बनता है, तो आप वहाँ ज़्यादा रहते हैं और मुझसे कम प्यार करते हैं, यहाँ खाना कम है, तो इसलिए मेरे वहाँ आप बहुत कम आते हैं। तो ये बात भी उनको क्या हो गई थी, बड़ी खटक गई थी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अब यहाँ जब तक मैं पानी ना ले आऊँ तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। तो ये दो कथाएं हमको देखने को मिलती हैं। अकॉर्डिंगली दोनों सही सही है, हमको जागर कथाओं में और अपनी दंत कथाओं में सुनने को मिलती हैं। तो ये उनके मोटिवेशन की दो कहानियाँ थी। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने गूल कैसे बनाई। तो उन्होंने क्या करा, सारे गांव वालों को इकट्ठा किया, सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और दिन रात मेहनत करी। दिन रात मेहनत करके उन्होंने बड़े पथरीले उससे काट के 225 फीट लंबी क्या बनाई, एक सुरंग यानी कि गूल बनाई, जिससे क्या हो जाए, पानी कहाँ आ जाए, उनके गांव में आ जाए, यानी कि। और एक चंद्रभागा रिवर में इन्होंने गूल बनाई। ठीक है, यहाँ से अगर ये मलेथा गांव है, यहाँ पे कोई पहाड़ इन्होंने काट के यहाँ क्या बनाई, गूल बनाई 225 फीट लंबी। ठीक है, और माधो सिंह भंडारी को कंपेयर किया जाता है दशरथ सिंह माझी से। तो दशरथ माझी क्या थे, उन्होंने पहाड़ काट के रोड बनाई थी और उन्होंने पहाड़ काट के गूल बनाई थी, तो बाद में इनको कनेक्ट कर दिया, मतलब ऐसे ही उनको कंपेयर कर दिया। तो ठीक है, तो 225 फीट उन्होंने गांव वालों की मदद से क्या बना ली, गूल बना ली। लेकिन अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट हमको देखने को मिलता है। अब गूल तो बना ली, लेकिन चंद्रभागा रिवर का पानी गूल से गांव में आ ही नहीं। अब उत्तराखंड देवभूमि होने के कारण यहाँ से थोड़ा हमको अपना स्पिरिचुअल एंगल भी यहाँ पे हमको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से भगवानों की सहायता से ये सारी कामों को अंजाम दिया जाता था पहले ज़माने में। ठीक है, तो गूल तो बना दी, सब कुछ कर दिया, इतने सालों की मेहनत से गूल बन गई, लेकिन पानी फिर भी गूल में नहीं आ रहा था। तो माधो सिंह भंडारी बड़े टेंशन में हो गए कि यार अब कैसे होगा। तो एक दिन वो रात को सो रहे थे, तो ऐसे ही हमें उनको सपना हुआ, और सपने में काली माँ उनके सपने में आए और उनसे कहा कि तुम्हें अगर इस गूल में पानी लेके आना है तो तुम्हें अपने किसी प्रिय की क्या करनी पड़ेगी, बलि चढ़ानी पड़ेगी। अब ये बात सुन के उनको बड़ा बुरा सा लगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करी,
इतना वो बनाया, उसके बाद भी माँ मेरे सपने में आ रही है और बोल रही कि बलि देनी पड़ेगी। अब काली माँ ने बोला है, स्पिरिचुअल बिल्कुल बहुत भक्त थे वो, तो उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं। तो उन्होंने क्या करा, सुबह उठे और गांव वालों को बुलाया और सारी जितना भी सपना उनको हुआ था उन्होंने उनको बताया। तो अब गांव वालों में से कौन तैयार होगा बलि देने को? अब देखिए उस समय की जो स्पिरिट रही होगी कि गांव में पानी लाना है, कितनी ज़्यादा रही होगी। जो माधो सिंह भंडारी के सन थे, उनका नाम था गजय सिंह। क्या? गजय सिंह नाम था उनका, ठीक है। गजय सिंह ने स्वयं सामने से बोला, पिताजी अगर मेरी बलि देने से मेरे गांव का भला होता है तो आप खुशी खुशी मेरी बलि चढ़ा सकते हैं। तो ये सुनने के बाद माधो सिंह भंडारी बहुत विचलित हो गए कि मैं कैसे अपने पुत्र की बलि चढ़ा दूं। लेकिन गांव वालों के उद्धार के लिए, अपने गांव वालों के विकास के लिए उन्होंने ये कदम उठाया और अपने बेटे की क्या कर दी, बेटे को क्या कर दिया, बलिदान कर दे दिया, उनकी बलि चढ़ा दी। और जैसे ही उनकी बलि चढ़ाई, पानी गूल से आने लगा और मलेथा गांव में सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी नहीं हुई और तब से वहाँ पानी आते जा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। लेकिन अब पुत्र वियोग में, किस वियोग में, पुत्र वियोग में चले गए कौन? उनकी पत्नी उदीना। और उदीना ने श्राप दे दिया किसको? पूरे गांव वालों को प्लस माधो सिंह भंडारी को, कि आज के बाद इस गांव में कोई भी वीर पुत्र पैदा नहीं होगा। ये सॉर्ट ऑफ हमको दान कथाओं में देखने को मिलता है कि उदीना जी ने क्या किया था, श्राप दिया था पूरे गांव के कि आज से इस गांव में कोई भी वीर भड़ पैदा नहीं होगा। भड़ शब्द गढ़वाली में वीर जो होता है उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये श्राप उन्होंने पूरे उनको दे दिया था। और जब उन्होंने ये गूल का कार्य समाप्त कर लिया और अपने पुत्र की बलि दे दी, कहते हैं कि माधो सिंह भंडारी उसके बाद कभी मलेथा नहीं आया, वो हमेशा श्रीनगर में ही रहे और अपने वहाँ से उन्होंने क्या किया, अपना कार्य संभाला। ठीक, ये थी माधो सिंह भंडारी के बारे में बताएं। अब हम देखते हैं महिपति शाह के रीन में क्या चल रहा है। ठीक, अब देखिए हम अभी देख के आए थे कि जो दापा वाला क्षेत्र है ये किसके अंडर था, बर्थवाल बंधुओं को हम दे चुके थे। बट लेकिन अब राजा बैठ गया है श्रीनगर में, माधो सिंह भंडारी जी गोल बनाने में आपके व्यस्त हैं। लोधी खोला है अभी साउथ के एक्सपीडिशन में, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। लोधी खोला साउथ के एक्सपीडिशन में है और बनवारी दास हमेशा राजा के साथ रहते थे। बर्थवाल बंधु का है आपके उधर है। तो क्या हुआ यहाँ बर्थवाल बंधुओं को, सॉरी जो दापा क्षेत्र में जो ट्राइब रहती थी या जो भी वहाँ के लोग थे, लोकल लोग थे, उनको हेल्प मिली किसकी, सिरमौर की। किसकी हेल्प मिली, सिरमौर वालों की हेल्प मिली। और इनकी हेल्प के कारण इन्होंने यहाँ दोबारा से क्या करा, एनेक्स करना शुरू करा। ठीक है, मतलब कि बर्थवाल बंधु वहीं है लेकिन क्या हो गया, विद्रोह हो गया। तो इस विद्रोह में बर्थवाल बंधु की क्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। बर्थवाल बंधु की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। दोनों क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बोलते हैं कि ये बहुत वीरता से उस युद्ध में क्या हुए थे, लड़े थे। और इनकी जो तलवारें हैं वो आज भी हमको तिब्बत के मठों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इनकी क्या होगी, वहाँ मृत्यु होगी। और दोबारा से क्या हो गया, अब इस इलाके पे क्या हो गया, आपका किसका राज हो गया, दापा क्षेत्र फिर से किसके अंडर आ गया, जो उनकी लोकल ट्राइब थी उसके अंडर आ गया। अब फिर से गढ़वाल क्षेत्र सीमित हो गया कहाँ, अपने इलाके में। और सिरमौर वाला इलाका तो अभी तक एनेक्स हुआ ही नहीं है। अब से महिपति शाह को याद आती है किसकी, माधो सिंह भंडारी जी की। किसकी याद आती है, माधो सिंह भंडारी जी की याद आती है। अब क्या होता है, अब देखिए अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब माधो सिंह भंडारी जी अपनी आर्मी लेके जाते हैं कहाँ, सिरमौर वाले इलाके से कहाँ, तिब्बत की ओर चलना वो शुरू करते हैं। अब माधो सिंह भंडारी यहाँ से जाते हैं तो सिरमौर वाला इलाका तो आसानी से क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। और जाते मतलब ये काफ़ी ईयर का युद्ध है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में गए और सब काम हो गया। यानी कि पहले तो गढ़वाल से उधर जा रहे हैं तो टाइम लगेगा जाने में भी, तो ये काफ़ी लंबा युद्ध चला। तो उन्होंने सिरमौर को एनेक्स करते हुए वो ऊपर गए। अब हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आर्मी कहाँ रह रही है, श्रीनगर पे रह रही है। ठीक है, आर्मी कहाँ रह रही है, श्रीनगर पे रह रही है। उसको ठंड में लड़ाई करने का कोई भी अनुभव नहीं है। ठीक है, उसको ठंड में लड़ाई करने का कोई भी अनुभव नहीं है। तो क्या हो रहा था, ठंड की वजह से
सेना क्या हो रही थी, विचलित हो रही थी। सेना मतलब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। और सेना, एक तो ठंड है और सेना बीमार पड़ रही है, माधो सिंह भंडारी जी खुद बीमार पड़ चुके थे। तो इसमें क्या हुआ, और इस पे क्या हुआ कि जो खाना बन रहा था ना, जो सेना के लिए खाना बन रहा था वो भात ही बन रहा था, मतलब चावल बन रहा था। हम पढ़ के आए हैं पीछे सरोला ब्राह्मण के बारे में, क्या पढ़ के आए हैं, सरोला ब्राह्मण के बारे में पढ़ के आए, जो कि ये बनाते थे सूची करके एक खाना बनाते थे ना, सूची करके खाना, जो कि क्या होता था, दाल और चावल होता था मेनली। तो अब एक तो ठंडा हो रहा है, ऊपर तिब्बत वाला क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश तिब्बत वाला क्षेत्र है, वहाँ एक तो ठंडा है, आर्मी की हालत वैसे ही ख़राब है, ठंडे से आर्मी बीमार पड़ रही है, माधो सिंह भंडारी जी खुद बीमार पड़े, और सरोरा ब्राह्मण जो है वहाँ भी क्या बना रहे हैं, दाल भाती बना रहे हैं, और चावल ठंडा होने के बाद खाने में बड़ी दिक्कत करता है। ठीक है, तो ये माधो सिंह भंडारी जी को बड़ा पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये चावल खाने से हम नहीं जीतेंगे, हमको रोटियां भी बनानी पड़ेंगी, हमको क्या करनी पड़ेंगी, रोटियां भी बनानी पड़ेंगी। और सरोला ब्राह्मण का रूल था कि वो क्या होते थे, सिर्फ धोती बना के खाना बनाते थे। तो खाना बनाने में उनको भी दिक्कत होती, क्योंकि ठंडा था तो वो भी ठंडे से हो रहे थे, तो खाना बनाने में भी दिक्कत आ रही थी। तो इन दो चीज़ों पे, एक तो उन्होंने बोला माधो सिंह भंडारी ने कि आपको रोटी भी बनानी पड़ेगी और आप फुल कपड़े पहन के भी क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। तो इन दो पॉइंट को उन्होंने मैसेंजर के थ्रू किसको कहाँ भेजा, किसको भेजेंगे, अथॉरिटी किसके पास है, राजा के पास है, महिपति साहब के पास है। तो महिपति साहब ने ऑथराइज करके दोबारा उस मैसेंजर को भेजा कि हाँ इसको आप लागू कर सकते हैं, क्योंकि सेना का जीतना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे रोटी सूची का एक शब्द आता है देखने को, रोटी सूची। रोटी सूची जो शुरू करी थी वो किसने करी थी, माधो सिंह। अगर किसने शुरू करी थी क्वेश्चन आएगा तो महिपति शाह ने, क्योंकि राजा तो वही है ना, महिपति शाह ही राजा है। लेकिन किसके कहने पे करी थी, माधो सिंह भंडारी जी के कहने पे ये उन्होंने करी थी। अब खाने का तो उन्होंने इलाज ढूंढ लिया कि चलो भाई ये ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे रोज़ रोज़ आपका क्या होने लगा, युद्ध होने लगा, तो आर्मी वैसे ही वीक पड़ने लगी, थोड़ा पीछे आना पड़ा, और माधो सिंह भंडारी जी की क्या होगी, तबीयत खराब होगी। लेकिन माधो सिंह भंडारी जी बहुत वीर थे, मतलब अगली जो तिब्बत की जो सेना थी वो उनका नाम लेने से भी क्या करती थी, डरती थी। अगर युद्ध के रण में वो माधो सिंह भंडारी जी को देख ले तो वैसे ही थोड़ी थोड़ी क्या होने लगती थी, सेनाएं पीछे होने लगती थी। लेकिन माधो सिंह भंडारी जी क्या पड़ गए थे, बीमार पड़ गए थे। तो माधो सिंह भंडारी जी ने अपनी सेना से कहा कि मेरे मरने की खबर तिब्बत जो सेना है, तिब्बत की जो सेना है उसको खबर भी नहीं लगनी चाहिए, उसको क्या नहीं लगनी चाहिए, खबर भी नहीं लगनी चाहिए। और जब मैं मर जाऊं, जब मेरी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो मुझे जलाकर घोड़े में बिठा देना, मेरे घोड़े में बिठा देना और सेना को दिखा देना। उससे क्या होगा, सेना अपने आप डर जाएगी। अब देखिए एग्जीक्यूट कैसे हुआ था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब बात आती है 1640 की। अब देखिए ये ना बड़ा डिबेटेबल है, 1640 और 1635। शिव प्रसाद डबराल और भक्त दर्शन जो हैं, शिव प्रसाद डबराल और भक्त दर्शन जो हैं वो बोलते हैं कि माधो सिंह भंडारी जी की जो डेथ हुई थी 1635 में हुई थी। लेकिन जो हम और बुकें देखते हैं, जैसे अजय रावत जी की बुक है, ये और सारी बुकें जब हम देखते हैं तो वो हमें 1640 डेट देखने को मिलती है। और माधो सिंह भंडारी जी का जो आगे भी हम अभी देखेंगे तो कर्णावती के रीन पे भी हमें माधो सिंह भंडारी जी का नाम देखने को मिलता है, और पृथ्वीपति शाह जो नेक्स्ट राजा होंगे उसके उसमें भी हमको उनका नाम देखने को मिलता है। तो आई थिंक कि ये 1640 की ही बात है और रीन पे चले जा रहा है। तो इस वजह से हम ये सब देखने को मिलता है। तो इस पर ये डिबेटेबल है कि अब किस पे है, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई थी ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो युद्ध हुआ, आखिरी युद्ध उनका, वो था छोटा चीनी का युद्ध। क्या था, छोटा चीनी का युद्ध या तुमुल का युद्ध। किसका युद्ध, तुमुल का युद्ध। ये दोनों चीज़ें एक ही है, ठीक है, ये तुमुल का आए या छोटा चीनी आए दोनों बात एक ही है। तो ये युद्ध था उनका आखिरी युद्ध। इसमें क्या हुआ था कि वो बीमारी से मर गए थे। कौन, मतलब युद्ध करते करते बीमार पड़ गए, तो उनकी होगी मृत्यु हो गई। तो उनके कहे अनुसार उनकी सेना ने क्या किया, उनको बिठाया किस पे, घोड़े पे, और उनके हाथ में दी तलवार और उनके शरीर को लगा दी आग।
तो दृश्य सोचिए कैसा रहा होगा कि मरने के उपरांत भी घोड़े में बैठ के उन्होंने अपनी देह में आग लगवा दी और उसको देख के पूरी तिब्बत की सेना पीछे भाग खड़ी हुई। ठीक, पूरी तिब्बत की सेना पीछे भाग खड़ी हुई और वो इलाका फिर से किसके अंडर आ गया, गढ़वाल के अंडर आ गया। और बाद में उनके शरीर को कहाँ लाया गया, हरिद्वार में लाके उनका क्या किया गया, अंतिम संस्कार किया गया। तो इस प्रकार के वीर महान पुरुष थे माधो सिंह भंडारी और उनका इस प्रकार से क्या हुआ, निधन हुआ। तो ये हम सब ने माधो सिंह भंडारी जी के बारे में क्या करी, जानकारी प्राप्त करी। अब महिपति शाह क्या कर रहे हैं वहाँ देखते हैं। अब ये 1640 और 1635 की डिबेट आप भूल जाइए। आपसे भी याद रखिए कि 1640 और 1635 दो डेट ऐसी है जिनमें उनकी मृत्यु का हमको देखने को मिलता है और कैसे उनकी मृत्यु हुई थी और माधो सिंह भंडारी जी ने क्या 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 काम किए थे, बस हमें इससे मतलब है। ठीक है, अब ये डेटों में डिबेट होते रहेगी। जब एक डिबेट का रिजल्ट आ जाएगा तो तब से हम उस डेट को क्या करेंगे, मानना शुरू कर देंगे। वैसे अगर आपको मानना ही है तो आप 1640 को ही मान के चलिए, क्योंकि जो माधो सिंह भंडारी जी का नाम हो कर्णावती जी के रीन पे भी देखने को हमें मिलता है। पृथ्वीपत शाह जो भी अगले राजा आएंगे उसके रीन में भी हमको उनका रोल देखने को मिलता है। तो इस वजह से 1640 ज़्यादा अच्छी डेट रहेगी। ठीक है, तो इस पर अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आगे बात करते हैं कि अब आगे क्या हुआ। तो सॉरी, आगे क्या हुआ अब देखिए। अब माधो सिंह भंडारी जी की क्या होगी, डेथ होगी है। चीनी सेना को इन्होंने क्या कर दिया, डिफीट भी कर दिया है। ठीक है, छोटा चीनी के युद्ध में। ठीक है, लेकिन फिर से वही बात, ये सिरमौर और ये वाला इलाका क्या कर दिया, फिर से किसके अंडर आ गया, वही तिब्बत वाले और सिरमौर के जो राजा थे उनके अंडर आ गया। अब महिपति साहब बड़े परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। तब उनको याद आती है, अरे हमारे पास तो एक और कमांडर है, उनका नाम क्या था, लोधी रिखोला। उनका नाम क्या था, लोधी उनका नाम था क्या, लोधी रिखोला। अब देखिए लोधी रिखोला जी की कहानी क्या है। ठीक है लोधी रिखोला जी अब भी ये साउथ की एक्सपीडिशन में, कहाँ की, साउथ की एक्सपीडिशन में। और ये इतने वीर थे कि इनके बारे में एक बात कही जाती है कि ये जब नजीमाबाद जगह पड़ती है एक साउथ में मतलब उत्तराखंड के साउथ में, नजीबाबाद का जो फोर्ट था उन्होंने वहाँ क्या करा, इन्वेड शुरू करा। ठीक है, यहाँ क्या करा इन्होंने, अपनी सेना लेके गए जो उनकी टुकड़ी थी, वहाँ इन्होंने इन्वेड किया और राजा को एज एविडेंस दिखाया कि मैंने इसको क्या कर लिया, जीत लिया है। तो इस फोर्ट के दरवाजे उखाड़ के ले आए थे। ये क्या उखाड़ के ले आए थे, दरवाजे, मतलब साबुत दरवाजे होते हैं फोर्ट के बहुत बड़े, वो उखाड़ के ले आए थे। जो लोधी रिखोला जी हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत शक्तिशाली थे। मतलब इनके पास क्या थी, बहुत शक्ति थी। इनके एक बचपन की कहानी भी फेमस है कि एक बार गांव में शादी हो रही थी, तो शादी में पानी की कमी होगी, तो एक बहुत बड़ा घड़ा था जो कि पूरे गांव के लोग मिलके भी उठा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसमें नदी से इन्होंने पानी भर लिया था, तो वो बहुत भारी हो गया था, तो उसको कोई नहीं उठा पा रहा था। तो ये एक बार वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि लोग परेशान हैं, तो इन्होंने वो पूरा घड़ा अकेले, जो पूरे गांव वालों से नहीं उठ रहा था, उसको उठा के गांव की बारात में पहुंचा दिया और वहाँ जाके उनका काम हो गया। तो इस वजह से ये क्या थे, बहुत शक्तिशाली थे। तो लोधी रिखोला जी को किसने बोला, महिपति शाह ने बोला कि आप जाइए और सिरमौर वाले इलाके को करके आइए, जीत के आइए। ठीक है, अब उस समय पे सिरमौर पे कौन राज कर रहा था, मंधाता प्रकाश एक राजा था, वो राज कर रहा था। मंधाता प्रकाश वर्सेस होता है कौन, लोधी रिखोला। ठीक, इनका युद्ध होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलता है। और इस युद्ध में लोधी रिखोला जी क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, मतलब वो बहुत ब्रेवली लड़ते हैं, तो पूरी जनता उनके साथ होती है, तो पूरे पब्लिक में उनकी क्या होती है, वाह 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 होने लगती है। और इवन जब वो गढ़वाल लौट के वापस आते हैं तो महिपति शाह उनका क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ उनको क्या करते हैं, अब सम्मान देते हैं और उनको एक अच्छी सी पोस्ट में क्या करते हैं, मतलब कमांडर तो पहले से ही, और ज़्यादा उनको रिन्यूमरेशन जो भी है उसको दे के उनका इज्जत बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, फेमस हो गए थे, कौन, लोधी रिखोला। अब ये बात नहीं देखी गई किससे, जो कोटियर थे किसके, महिपति शाह की, यानी कि जो मंत्रिमंडल था, जो दीवान थे, जो उनके अन्य सहायक थे मंत्रिमंडल में, वो लोग बड़े परेशान हो गए कि यार
लोधी खोला इतना फेमस हो गया है लोगों में, तो इस कहीं ये ऐसा ना कर दे कि महिपति शाह को मार के अपना ही राजा ना बन जाए। तो ये कॉन्स्पिरेसी कर दी, ठीक है, क्या कर दी, कॉन्स्पिरेसी कर दी, किसके खिलाफ, लोधी खोला के खिलाफ। किसने करी, उसके जो दरबारी साथी थे उसने करी, और दरबारियों ने क्या किया, राजा के कान भरने शुरू कर दिए कि जैसा चंद्र डायनेस्टी में चल रहा है कि वो अपने भाई को मार के ही राजा बन जा रहा है, या जो वहाँ का सेनापति है वो अपने राजा को मार के क्या हो रहा है, राजा बन जा रहा है, तो वैसा ही यहाँ भी हो जाएगा। आप देख लीजिए इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इनका कुछ करना पड़ेगा। तो अब महिपति शाह वैसे ही थोड़ा अक्खड़ राजा था, वो चाहता ही नहीं था कि मेरे अलावा कोई किंग बने। तो महिपति शाह ने बोला कि यार क्या किया जाए, फिर आप लोग बताएं अब, ठीक है, कोई उपाय बताएं इस चीज़ का। तो उन्होंने क्या करा, एक प्लान बनाया, और इतना घटिया प्लान, इतने महान वीर के साथ ऐसा करा, उनके रीन ने, जिनके लिए उन्होंने इतना कुछ करा, उन्होंने लोधी खोला जी के साथ ऐसा किया, बड़ा दुख होता है। तो सुनिए क्या किया, कि क्या हुआ, महिपति शाह ने अपने कोटियर को बोला कि बताइए इसका सॉल्यूशन। तो उन्होंने सॉल्यूशन क्या बताया कि ये इनके पास बल बहुत है, तो इनकी ना एक प्रतियोगिता रखते हैं कि ये अपना बल दिखाएंगे। तो और उस बल पे क्या करेंगे, हम एक गड्ढा खोद देंगे, उसके ऊपर एक फर्जी क्या बना देंगे, सरफेस बना देंगे, और उस गड्ढे में क्या कर देंगे, बहुत सारी तलवारें हम क्या कर देंगे, नीचे से खड़ी कर देंगे, और यहाँ एक बड़ा सा दरवाज़ा क्या कर देंगे, बना देंगे, और इनको बोलेंगे कि आप यहाँ से जाइए और इस बड़े से दरवाजे को क्या कर दीजिए, उठाइए और अपना बल का प्रदर्शन कीजिए, जिससे कि वैसे भी वो पीपल्स में बहुत क्या थे, फेमस थे, तो लोगों को भी उनकी वाहवाही लूटने को मिल जाएगा, और थोड़ा पीपल इंटरेक्शन हो जाएगा उनका। तो इस वजह से उनको क्या बोला कि ये प्रतियोगिता रखिए। तो राजा ने कहा ठीक है करो। तो अब राजा ने बोला है करना है, तो लोधी खोला जी तो बहुत लॉयल थे अपने देश के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, राजा कह रहे तो कर देंगे। तो वो बेचारे आए, चले, और दरवाज़ा, जैसे ही दरवाज़ा उठाया, उनकी ज़मीन नीचे से धंस गई, और वो पूरा इसके ऊपर क्या हुआ, गिर गए, और वहीं पे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से ऐसे महान वीर, जिन्होंने पूरे दिलो जान से अपनी मिट्टी को चाहता, उसी मिट्टी के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ क्या करा, कॉन्स्पायर करा, और उनको इस तरीके से उनकी हत्या कर दी। तो यहाँ पे लोधी खोला जी की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अब जो अगले जो कमांडर हमारे अब बचते हैं, वो बचते हैं कौन, आखिरी हमारे कमांडर हैं, वो हैं कौन, बनवारी दास। कौन, बनवारी दास। बनवारी दास जी के साथ भी बुराई हुआ। देखिए कैसे, अब महिपति शाह जो हैं, इन्होंने अपने जीवन में ना 3 गलतियां करी। वैसे बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में क्या करी, 3 गलतियां करी। पहली गलती, अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि इनको अक्खड़ राजा बोला क्यों जाता है, अक्खड़ राजा इनको बोला क्यों जाता है। अब अक्खड़ राजा बोलने का जो मेन रीज़न है वो तो ये, जब शाहजहाँ का ना कोरोनेशन हो रहा था, शाहजहाँ का क्या हो रहा था, कोरोनेशन हो रहा था ना, तो उसमें इनको क्या किया था, इनवाइट किया था, तो ये नहीं गए थे। इन्होंने बोला था कि आप होंगे मुगलों के राजा, आपका हो रहा होगा राज्याभिषेक, हम नहीं आएंगे, मेरा मन होगा तो आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा, मतलब इन्होंने मना कर दिया था। तो इस वजह से मुगलों ने इनको क्या बोला था, अरे यार तो अपनी मनमर्जी का राजा है, इससे हमारी नहीं बन पाएगी, बहुत क्या अक्खड़ तरीके का है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया था, उनको अक्खड़ राजा बोल दिया था। और इस ये था इनके अंदर। देखिए अब ये क्या करते हैं, एक बार महिपति शाह क्या करते हैं, हरिद्वार भ्रमण पे निकलते हैं, ठीक है, हरिद्वार किस पे निकलते हैं, भ्रमण पे ये निकलते हैं। तो हरिद्वार में इनको दिखते हैं नागा बाबा। कौन दिखते हैं, नागा बाबा इनको दिखाई देते हैं। तो जैसे ही नागा बाबा को देखते हैं, तो ये बोलते हैं कि किस प्रकार के बाबा हैं जो अश्लीलता क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि अश्लीलता फैला रहे हैं, हमारे धार्मिक जो स्थान है उन पर अश्लीलता फैला रहे हैं, तो इनको मार दो। तो 500 से ज़्यादा नागा बाबाओं की इसने क्या कर दी थी, हत्या करवा दी थी। ठीक, ये सबसे बड़ी गलती, सबसे पहली गलती। अब दूसरी गलती, वहीं से घूमते घूमते कहाँ पहुँचे, ऋषिकेश पहुँचे। अब देखिए किस लेवल का इन पे क्या था, एरोगेंस थी। अब ऋषिकेश पे, जो ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है वो है भरत मंदिर, ठीक, भरत मंदिर। वहाँ की जो मूर्ति है, अब इन्होंने वहाँ की मूर्ति के साथ क्या किया, अब भरत मंदिर पे जो मंदिर है वहाँ ये दर्शन के लिए गए।
तो वहाँ के जो प्रीस्ट थे वो बड़े खुश हो गए, पंडित जी बड़े खुश हो गए कि राजा आए हैं तो अच्छा खासा दान मिलेगा मंदिर को, अच्छा होगा, आज का दिन बढ़िया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही महीपति शाह जी अंदर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और मूर्ति को देखते हैं, तो वो जो भरत मंदिर के अंदर जो मूर्ति थी उनमें ना आंखें बड़ी सुंदर थी उस मूर्ति की। तो वो महीपति शाह उनकी आंखें देखते रहे, कुछ देर तक देखते रहे। तो उनके अंदर मतलब महीपति शाह के अंदर इस तरीके का एरोगेंस था कि उन्हें लगा कि ये मूर्ति मुझे क्यों घूर रही है इस तरीके से। तो उन्होंने अपने सेना मतलब जो उनके सेनापति थे उनको ये आदेश दे दिया कि इसकी क्या कर दो, आंखें निकाल दो, ये मूर्ति मुझे घूर रही है। सिर्फ इस वजह से कि वो मूर्ति उन्हें क्या करती, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि ये मूर्ति उन्हें क्या कर रही है, घूर रही है। तो उन्होंने उसकी क्या निकलवा दी, आंखें निकलवा दी, उस मूर्ति क्या कर दी, आंखें निकलवा दी। ठीक, दूसरी गलती ये इन्होंने कर दी। और जो तीसरी गलती थी वो पहले ही कर चुके थे, वो था उनका पीपल ने उनका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। मतलब कि जो पीपल था उनके रीन में वो खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिखोला लोधी के खिलाफ क्या कर दिया था, कॉन्स्पायर कर दिया था। रिखोला लोधी के अगेंस्ट क्या किया था, कॉन्स्पायर कर दिया था। तो इस वजह से वो क्या नहीं कर पाए थे, लोगों का विश्वास अब जीत नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो ये 3 गलतियां थी जो उन्होंने अपने जीवन में करी और काफ़ी उनको क्या हुआ, इन 3 गलतियों का उनको क्या हुआ, रिग्रेट हुआ। अब जब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने यार नागा बाबुओं को मार के, एक भगवान की मूर्ति की आंखें निकाल के और रिखोला लोधी को मार के मैंने बहुत गलत काम कर दिया, मतलब मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। तो अब इसका उनको क्या करना था, पश्चाताप करना था, उसको रिग्रेट होने लगा। तो वो पहुंचा ये पश्चाताप कैसे करूँ करने के लिए अपने पुरोहित के पास। किसके पास, पुरोहित के पास। और वो इतना ज़्यादा आत्मग्लानि में जा चुका था कि उसको क्या, वो क्या करना चाहता था, सुसाइड करना चाहता था। तो उसने अपने राज्य पुरोहित को बोला कि मैंने अपने जीवन में इतनी 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 गलतियाँ कर दी हैं, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, तो मुझे क्या करना है, सुसाइड करना है। तो राज पुरोहित ने उनको क्या किया, आदेश दिया कि अगर आपको पश्चाताप ही करना है तो खुदकुशी क्यों करनी है, आप शहीद भी हो सकते हैं। तो अब जैसे उसने शहीद वर्ड सुना तो उसको अच्छा लगा। तो उसने क्या कर दिया, युद्ध शुरू कर दिया। और युद्ध किससे शुरू किया, चंद डायनेस्टी से। चंद डायनेस्टी में से भी किससे, त्रिमल चंद से। और क्यों युद्ध किया, त्रिमल चंद को किसने राजगद्दी पे बिठाया था, हम पीछे पूरा पढ़ के आए हैं, शाम शाह ने उसको हेल्प करी थी राजगद्दी में बिठाने के लिए। तो त्रिमल चंद को ये कह के युद्ध शुरू किया गया कि मेरे भतीजे ने आपको क्या किया है, गद्दी पे बिठाया, तो ये कुमाऊं क्षेत्र भी मेरा है। ये कह के क्या कर दिया, कुमाऊं पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और किसके साथ किया, बनवारी दास जी के साथ, जो महीपति शाह था। महीपति शाह था किसके साथ, बनवारी दास के साथ क्या करते हैं, कुमाऊं पे क्या कर देते हैं, युद्ध शुरू कर देते हैं। और इसको बोलते हैं कुमाऊं का युद्ध। कौन सा युद्ध बोलते हैं इसको, कुमाऊं का युद्ध, जो कि हुआ था 1634 में। ठीक, कुमाऊं का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में बनवारी दास जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जो महीपति शाह हैं वो भी क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ठीक, तो ये थी महीपति शाह जी की कहानी। और हमारे चार जो सेनापति थे, माधो सिंह भंडारी, बर्थवाल ब्रदर्स के, बनवारी दास और लोधी रिखोला जी की कहानी, ये इस प्रकार से चलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। जो अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे नई कहानियों के साथ। थैंक यू सो मच।